हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो बताइए क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? सर लास्ट लेक्चर में हमने खत्म कर दिए थे सारे के सारे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, चाहे वो अगेंस्ट गुड्स हो चाहे वो अगेंस्ट बायर हो। और उसके बाद हमने बायर के राइट भी खत्म कर दिए थे जो सेलर के खिलाफ वो ले सकता है। राइट, कुछ कुछ है ना, लगभग वैसे ही थे सर जैसा हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किए थे। राइट, तो बिना समय गवाए, ठीक है ना, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का जानदार लेक्चर जो बहुत ही छोटा सा है और आपको बहुत मजा आने वाला है इसे पढ़ने में। राइट, उसके लिए सबसे पहले देखेंगे एक शानदार क्लिप जो आपकी स्क्रीन पर है। तो ध्यान समझना। अब ये क्या चल रहा है सर? ये चल रहा है एक ऑक्शन। क्या चल रहा है जी? सर ये एक ऑक्शन चल रहा है, यानी कि बोली लगाकर सामान बेचना। तो अगर कोई पूछे सर ऑक्शन क्या होता है, तो ऑक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीका जिसमें बिड लगाकर, बोली लगाकर सामान क्या किया जाता है, गुड्स क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। अब इन सब के ध्यान से देखना, इन सब को ये पर्सन कौन है? ये भाई सब सर ये तो शत्रुघ्न सिन्हा है। तो नलायक हो, इस पिक्चर में कौन है सर? ये है इस पिक्चर में ऑक्शनर, यानी कि एजेंट। राइट, क्या नाम देंगे हम इन्हें? एजेंट। ऑक्शनर को बोला जाता है एजेंट, जिनके ऊपर एजेंट का लॉ लगाया जाता है, उसके हिसाब से काम करते हैं। ये भी उसी कैटेगरी में आएंगे, एजेंट माने जाएंगे। अब यहां पर जो जितने भी लोग बोली लगा रहे हैं, देखो इतने सारे लोग बैठा रखे हैं, और ये पर्सन, ठीक है, तो ये जो भाई साहब हैं, इन भाई साहब को बोला जाएगा बिडर। क्या बोला जाएगा? बिडर, यानी बोली लगाने वाला। जो पर्सन बोली लगा रहा है उन्हें बोला जाता है बिडर। और जो इन्होंने बोली लगाई, भाई साहब 250 रुपए की मूर्ति की बोली लगाई, 250 रुपए को क्या बोलेंगे? 250 रुपए को बोलेंगे बिड। क्या बोलेंगे? बिड। यानी कि बोली लगाने वाला बिडर, और जिस बोली वो पैसों की लगा रहा है उन पैसों को बोलेंगे बिड। बोली लगवाने वाला ऑक्शनर यानी कि एजेंट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बोली लगाकर, ऑक्शन के थ्रू, यानी कि प्रोसेस बोली लगाकर सामान को बेचना। समझ आ गया सर? देखो आगे क्या चलता है, खतरनाक सी बात, ध्यान से देखेंगे। यानी कि अगर देखो एक तरीका तो क्या हुआ बोली लगाने का, 250 ये पड़ा हथौड़ा। समझ में आई ना बात? यानी कि हथौड़े के थ्रू मारना, इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलोगे सर फॉल ऑफ हैमर। ठीक है जी, फॉल ऑफ हैमर। यानी कि जैसे ही हथौड़ा गिरेगा ये फाइनलाइज हो जाएगा कि जिसने हाईएस्ट बिड लगाई है, यानी सामान किसको बेचा जाता है? जिसने हाईएस्ट बिड लगाई है, बोली लगाई है, उसी को सामान बेचा जाएगा। और ये बात फाइनल कब मानी जाएगी? जब वो हथौड़ा पड़ेगा। यानी कि बोली कंक्लूड करने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है फॉल ऑफ हैमर, जो इस वीडियो से हमें देखने के लिए मिलता है। आगे देख, ये जो अंकल जी हैं ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने अपने ही सामान पर बोली बढ़ा दी। यानी कि अब ये अंकल जी ने क्या किया, एक तरीके से देखा जाए तो भाई अपना सामान है, पहले इन्होंने कितना बोला? भैया सामान तो है 200 का, ठीक है, फिर उन्होंने बोली को बढ़ाया, कितने की? ये 300 करे, फिर उन्होंने बोली और बढ़ाई 600 कर दी, ठीक है, फिर एक सरदार जी उठ खड़े हुए भी कि भैया मैं खरीदूंगा 700 में, ठीक है ना, समझ में ना बात? और फिर इन्होंने बोली कहां पहुंचा दी? 1000 रुपए पर बोली पहुंचा दी। अब देखो अपना ही सामान, पहली बात अंकल जी का खुद का, ये जो अंकल जी का खुद का ही सामान है और अपने ही सामान पर बोली बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अपने ही सामान पर बोली बढ़ा रहे हैं। तो जज सामने से पता क्या बोला? इसे बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। क्या बोलते हैं सर? इसे नाम दिया गया प्रिटेंडेड बिडिंग, यानी अपने ही सामान पर बोली बढ़ाना, अपने ही सामान पर बोली बढ़ाना, प्रिटेंडेड बिडिंग। ठीक है, अब दिमाग में चल रहा होगा सर ये सही है या गलत है, अभी बताऊंगा। इसके आगे देखो क्या लिखी है बात, ठीक है। मान लो चलो प्रिटेंडेड बिडिंग करके सरदार जी ने
है ना, जो पीछे सरदार जी थे, इन्होंने क्या किया, सामान को खरीद लिया। और खून की कीमत सिर्फ 700 रुपए, 800 रुपए। अब मान लो सरदार जी ने, है ना, 800 रुपए लगा दिए सरदार जी ने। सुनना ध्यान से मजेदार बात। अब सरदार जी ने बोली पहुंचा दी 800 रुपए पर, ठीक है। अब एक बात देखो, 800 रुपए तक बोली क्यों पहुंची है? क्योंकि जिसका ये सामान है उसने जानबूझकर इस बोली को क्या किया, बढ़ाया, प्रिटेंडेड किया और इंक्रीज करा दिया 800 रुपए। अब सरदार जी को 800 रुपए में ये बिक गई, है ना, सरदार जी ने 800 रुपए में ये बाय कर ली। अब सरदार जी को जब ये पता लगा कि मैंने 800 रुपए में जो सामान खरीदा एक्चुअली में वो है 200 रुपए का ही, मार्केट में कितने का बिक रहा है ये, 200 रुपए का बिक रहा है। 200 रुपए का सामान मुझे 800 रुपए में चिपका दिया गया। और वो भी क्यों चिपका दिया गया? जो उस पेंटिंग का ओनर था उसी ने ही इसको बढ़ावा दिया, उसी ने ही इस बिड को क्या किया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मेरे साथ बेईमानी हुई है। अब सरदार जी चाहते हैं कि भाई मेरे साथ बेईमानी हुई है, ठीक है, और मैं इस बिड को, है ना, या इस पेंटिंग को लेना नहीं चाहता, कैंसिल करना चाहता हूं। क्या सरदार जी ऐसा कर सकते हैं? प्रिटेंडिंग बिडिंग, जानबूझकर बोली बढ़ाकर सामान के प्राइस को ऊंचा करना, क्या ये सही है, गलत है? सर बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल बेईमानी है, गंदी बात, गंदी बात, शायद कपूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जज साहब ने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तुम बताओगे भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड, या कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इलीगल, या कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वैलिड? बताओ इन तीनों में से कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइड, इलीगल या वैलिड? सर वॉइड लग रहा है सर, वॉइड ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि बिल्कुल गलत बात है, अपने सामान की बोली बढ़ा रहे हो, ठीक है, और फिर उसे महंगा बेच रहे हो, और साहब जी को, है ना, यानी सरदार जी को पता भी लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, गंदी बात। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। बिल्कुल गलत जवाब, लगा लो काटे। कॉन्ट्रैक्ट नलायको, जब सरदार जी ने उसकी बोली 800 रुपए बढ़ाकर और वो पेंटिंग खरीद ली और उन्हें पता लगा कि प्रिटेंडेड बिडिंग से ये बढ़ाई गई है, तो सरदार जी जब कोर्ट जाएंगे, सरदार जी जब शिकायत करेंगे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा प्रिटेंडिंग बिडिंग से। तो जज साहब ने क्या बोला? नलायको कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड एबल। ध्यान से समझना, वॉइड एबल, ठीक है। यानी दुखी पार्टी, यानी कि सरदार जी क्या हुए? दुखी पार्टी। जब दुखी पार्टी कोर्ट जाएगी तभी वो पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा जा सकता है। सरदार जी कोर्ट ही ना गए, ले गए घर 800 रुपए में, तो क्या दिक्कत है? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। यानी कि लॉ में साफ साफ लिखा है, अगर प्रिटेंडेड बिडिंग से बोली को बढ़ाया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। जो बढ़े हुई बोली से सामान खरीदेगा वो कोर्ट में जाके उस बिड को कैंसिल कर सकता है। समझ आ गया? आगे का देखो। अब ये देखो, ये अंकल जी परेशान, ये सोच रहे हैं अब तो गए काम से, मेरी ही पेंटिंग पर मैंने ही हाई बिड पहुंचा दी और मुझे ही खरीदना पड़ेगा। अब उन्हें लगा 1000 रुपए जेब से जाएंगे। अगला मजेदार सवाल ये आता है, अंकल जी, है ना, ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी बिड को विड्रॉ करता हूं, ठीक है, विड्रॉ करता हूं, राइट, यानी कि आई कैंसिल, मैं अपनी बिड को कैंसिल करता हूं, अपनी बिड को विड्रॉ करता हूं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या वो अपनी ही बिड को कैंसिल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं? बोल रहे, जैसे वो बोल रहे भैया बढ़ाइए, बोली बढ़ाइए, आगे कोई बोली नहीं बढ़ा रहा। फिर अंकल जी कह रहे 1001, 1002, 1003 बोलने से पहले भैया कैंसिल, बोल पेंसिल, बिड कैंसिल, मैं अपनी बिड को वापस लेता हूं, भैया मैं माफी चाहता हूं, मैंने गलती से आगे जाके, है ना, ज्यादा बढ़ा दी, मैं अपनी बिड कैंसिल करता हूं। क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पर्सन अंकल जी अपनी ही बोली को वापस कैंसिल कर सकते हैं, वापस विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या लॉ की इजाजत देता है? सर लॉ की इजाजत क्यों देगा, है ना, पहले खुद बोली लगाओ और फिर बोली को कैंसिल कर दो, तो बिल्कुल गलती बात है, राइट। तो जज साहब ने क्या बोला? भाई साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत जवाब। जी हाँ, ध्यान समझना, जी हाँ, वो पर्सन, ये अंकल जी, ये चाहें तो अपनी 1000 वाली बिड को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। आई कैंसिल माय बिड। कानून इनकी, है ना, बोली को कैंसिल करने की इजाजत अंकल जी को देता है। तो हालांकि आपने कहीं ये देखा नहीं, ठीक है, कहीं भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी लॉ में बात लिखी है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि लोगों को लगता है इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन लॉ में बात लिखी है, अगर ये चाहें
तो अपनी खुद की बिड को 1000 रुपए की बिड को विड्रॉ कर सकते हैं। आइए बात समझ में आ चुकी होगी। अगली बात, अब तुमने अगर इस मूवी में देखा होगा, है ना, इस क्लिप में देखा होगा कि एक तो पेंटिंग, ठीक है, और एक वो पहले की मूर्ति, राइट। तो पेंटिंग की सेपरेट बिडिंग होगी, ठीक है ना, और मूर्ति की सेपरेट बिडिंग होगी, ठीक है। ये बात लॉ में ही लिखी है। लॉ में लिखा है अगर 2 गुड्स हैं, 3 गुड्स हैं, गुड्स लॉट में हैं, तो हर गुड्स की सेपरेट बिडिंग होनी चाहिए, हर गुड्स का सेपरेट बोली का कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी सबको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। यानी अगर आपको सबको एक लॉट में बेचना है कि भैया इन दोनों का साथ में मान लो फर्नीचर भी है, तो इन दोनों का फर्नीचर की बिडिंग में एक साथ बेचना चाहता हूं, तो ये आपको ऑक्शनर को बताना पड़ेगा, और ऑक्शनर जितने भी लोग बिड करने आए हैं उन सबको बताएगा कि भैया ये उसका पूरा क्या है, इन सब का ये पूरा एक पैकेट है, और इस पैकेट को एक साथ बिड किया जाएगा, तो इस तीनों चीजों पर बोली लगाई जाएगी इकट्ठे। आइए बात समझ में आ चुकी होगी। फिर देखो, क्या ये सामान इनको बिका या किसी और को बिका, ठीक है ना। अब तरीका देखना इनका क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो अनकट सीन है, जो मैं ही आपको बताता हूं, मूवी में दिखाया जाएगा। क्या ये अंकल जी जिन्होंने अपनी ही पेंटिंग पर बोली लगाई, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपने सामान पर ही बिड करें? अपनी पेंटिंग पर, अपने गुड्स पर मैं बिड कर सकता हूं? तो यहां एक बात छुपा ली गई जो आपको पता नहीं है, वो ये कि जज साहब ने लॉ में ही लिख रखा है कि जब कोई ओनर अपने ही सामान पर बिड करेगा, तो अपने सामान पर बिड करने का राइट है ना, उससे पहले ही एक्सप्रेसली क्या कराना पड़ेगा, रिजर्व कराना पड़ेगा। यानी इन भाई साहब को इनको जो बोली लगवा रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा कि मैं अपने सामान पर सेल्फ बिड करूंगा, अपने ही सामान पर बिडिंग लगाऊंगा। अगर इन्होंने ऑक्शनर को ये नहीं बताया कि मैं अपने सामान पर बिड लगाने वाला हूं, तो फिर ये बिड नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है ना, तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने सामान पर बिड नहीं कर पाएंगे। यानी लॉ में बिल्कुल साफ लिखा है, इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बिड ऑन हिज ओन गुड्स, देन ही शुड रिजर्व द राइट एक्सप्रेसली इन ऑक्शन, कि मैं अपने सामान पर बिड लगाना चाहता हूं और लगाऊंगा, तो ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए बात समझ में आ चुकी होगी। अब देखो अगली बात, अगर ये पर्सन जिसका सामान है ये कह रहा है जी मैं खुद बिड नहीं लगाता, मैं अपने बिहाफ पर किसी एजेंट को भेजूंगा, है ना। अब मान लो ये आंटी जी कौन है, ये आंटी जी एजेंट है, लेट से अज्यूम करते हैं। ये आंटी जी कह रही है मैं बिड लगाऊंगी इनके बिहाफ पर, राइट। अब जैसे ही बोली लगती है आंटी चिल्लाना शुरू कर देती है 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए। तो क्या एक पर्सन जिसका सामान बोली के थ्रू, ऑक्शन के थ्रू बेचा जा रहा है, क्या उसे खुद ही वहां राइट रिजर्व करके होना जरूरी है, या फिर वो अपना खुद का राइट बोली का एक्सप्रेसली रिजर्व कर कर किसी और को बेच सकता है? किसी और को भी, भाई मेरे बिहाफ पे तुम लगा देना, भाई मेरे बिहाफ पे तुम लगा देना, भाई मेरे बिहाफ पे भाई साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम लगा देना, भाई साहब आप बोली लगा देना। कैसे कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। तो लॉ में लिखा है अगर जो ओनर है वो अपने सामान पे बोली लगाना चाहता है तो वो खुद भी लगा सकता है, या कोई और भी उसके सामान पर बोली लगा सकता है। अगर मैं उस सामान पर बोली लगा रहा हूं तो मैं भी अपने सामान पर या किसी और के सामान पर बोली लगा सकता हूं, या मैं किसी एजेंट को बुलाकर, किसी दोस्त को बुलाकर या किसी पर्सन को हायर कर कर भेज के कह सकता हूं भाई मेरे बिहाफ पे तुम बोली लगाना। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी एक और पिक्चर आई थी ओम जय जगदीश, ठीक है, तो उसका क्लाइमेक्स आप देखना यूट्यूब पर, उसमें अभिषेक बच्चन बोली लगाता है, हालांकि वो घर की बोली है पर बोली का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो अभिषेक बच्चन खुद ना लगा के अपने एजेंट को भेजता है, तो एजेंट एंड में कहता भी है कि भैया मैं भले ही हाई बोली लगाकर ये बिड जीत चुका हूं, लेकिन बोली मैं नहीं लगा रहा, मैं तो इन साहब के बिहाफ पर बोली लगा रहा हूं। आइए सर आइए, अभिषेक बच्चन को फिर बुलाते हैं कि इस पर्सन के बिहाफ पर मैंने बोली लगाई है। आइए बात समझ में आ चुकी होगी, राइट। तो चलिए देखते हैं लॉ इस बारे में क्या कहता है।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं नोट्स में, हमारी बुक में इस बारे में क्या लिखा है। राइट, देखो बहुत ही, अब तो सब कुछ पढ़ा दिया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ध्यान से देखेंगे ऑक्शन क्या होता है। ऑक्शन क्या होता है, सेक्शन 64 याद रखना ये बात कि भाई इस तरीके से ऑक्शन होगा इस डेट को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ओनरशिप इन गुड्स। आप जानते हैं बाय इनवाइटिंग बिड्स, यानी कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, बोली को इनवाइट कर रहे हैं पब्लिकली। और प्रॉपर्टी किसको बेची जाती है, हाईएस्ट बिडर को। जैसे हमारे केस में 250 रुपए की मूर्ति और 1000 रुपए की पेंटिंग बेची गई, हाईएस्ट बिड। ठीक है, ऑक्शनर को क्या बोला जाएगा, मैंने आपको बताया ऑक्शनर को क्या बोला जाएगा, एजेंट बोला जाता है। सर बात समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बच्चों वाली बात है अब तो। ठीक है, जो ऑक्शन लगा रहा है, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, बिडर। और जो ऑक्शन में बोली लगा रहा है 1000 रुपए 250 रुपए, उसे हम क्या बोलेंगे, बिड। ठीक है ना। और सबसे मजेदार बात, ध्यान से चांद तारे लगाएंगे इसके ऊपर, खतरा बना लेंगे लाल कलर से। ये बात हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑक्शन का अगर एडवर्टाइजमेंट किया कि थर्सडे 30 जुलाई को ऑक्शन होगा इन चीजों का, ठीक है ना, और एड्रेस भी दे दिया, तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं, नलायकों भूल गए, इसे हम बोलते हैं इनविटेशन, है ना। क्या बोला जाता है, इनविटेशन टू ऑफर। याद आ गया, वो गाना भी सुनाया था, तो फिर आओ मुझको सताओ, इनविटेशन टू ऑफर। समझ में आ गई बात, हम पहले पढ़ चुके हैं। ही में हाउएवर, यानी ऑक्शनर क्या कर सकता है, सेल हिज ओन प्रॉपर्टी एज द प्रिंसिपल एंड नीड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट ही इज सो सेलिंग। यानी ऑक्शनर अगर चाहे तो खुद भी अपने सामान को ऑक्शन में बेच सकता है कि भाई मेरा भी कुछ सामान है, मैं बोली से बेच देता हूं, देखता हूं कितनी बोली लगेगी। ठीक है, आइयो बात समझ में आ चुकी है। अब आती है बात, सर जो हमने और बातें पढ़ी क्या बिल्कुल एज इट इज ही लिखी है या नहीं लिखी। तो देखो क्या लिखा है, प्रोविजन रिलेटेड टू ऑक्शन सेल। ठीक है ना, क्या लिखा है देखो, वेयर गुड्स आर पुट फॉर द सेल इन लॉट। अगर लॉट में गुड्स बेचा जा रहा है तो आपको पता ही है ईच लॉट, एक लॉट किसका था, एक लॉट था मूर्ति का और दूसरा किसका था, पेंटिंग का। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप इकट्ठा बेचोगे तो आपको बताना पड़ेगा, वरना लॉ के हिसाब से तो यही माना जाएगा कि मूर्ति की बोली अलग लगेगी और पेंटिंग की बोली अलग लगेगी। ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी दोनों का बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सेपरेट होगा। प्राइमा फेसी यही माना जाता है। प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फर्स्ट इंपैक्ट, ऑन फर्स्ट इंपैक्ट। इसका मतलब पहली बार देखने से, है ना, क्या महसूस होता है। यानी जब मैंने पहली बार आपको पढ़ाया, आप पहली बार मुझसे मिले या आपने मुझे पहली बार देखा, तो आपने मेरे बारे में क्या धारणा बनाई, इसे हम बोलते हैं प्रिजुडिस। पूर्व धारणा क्या बनाई, किसी बंदे को देखकर या बात कर कर पता लगता है, वो देखकर यार ये बंदा बड़ा खड़ूस सा लग रहा है यार, पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, है कि नहीं बात, खड़ूस टाइप का है, राइट। तो आपने पहली बार क्या जज किया किसी के बारे में, लेकिन फिर आप उससे मिलते तो पता लगता है कि इसका नेचर ऐसा नहीं है, ये देखने में ही डेंजर है कि नहीं बात। तो बस वही बात, तो पहली बार देखने में, बातचीत करने पे कैसा महसूस होता है उसे बोलते हैं प्राइमा फेसी। तो भैया अगर कुछ भी लिखा तो प्राइमा फेसी तो यही माना जाएगा, ऑन फर्स्ट इंपैक्ट तो ये माना जाएगा हर लॉट की सेपरेट बिडिंग होगी। बिड लगाने का तरीका क्या होगा, ये तो मैंने आपको इसी वीडियो में दिखाया, फॉल ऑफ हैमर या कोई भी कस्टमरी मैनर, कोई और तरीका भी हो सकता है, राइट। जैसे कई जगह पता है कैसे चलती बिडिंग, इंडिया में थोड़ा कम चलन है, गोइंग गोइंग गॉन, गोइंग गोइंग गॉन, यानी कि 1 2 3 की जगह क्या हो गया, गोइंग गोइंग, और तीसरा तरीका गॉन, कि भैया बिक गया गॉन, राइट। ऐसे ही बैगेज बैटल आता है, स्टोरेज वॉर्स आता है हिस्ट्री चैनल पर, उसमें जो अंकल जी होते हैं ना मोटे से, वो बोली लगाते हैं अजीब तरीके से कि भैया ये है $1000, आप आगे बोली बढ़ा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया पैकेज है, ये बहुत बढ़िया सामान है, आपको इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। $1500, $1500 से बोली आगे नहीं बढ़ रही, $1500 से बोली आगे नहीं बढ़ी, कोई नहीं लगा रहा, कोई नहीं लगा रहा, कोई नहीं लगा रहा, $1500 में हुआ ये बिली का, ठीक है। तो उन्होंने 1 2 3 नहीं किया, बस वो ऐसे चिल्लाते रहते हैं, कोई नहीं बढ़ा रहा, कोई नहीं बढ़ा रहा, कोई नहीं बढ़ा रहा, तो भैया इसका होगा जिसने पहले हाईएस्ट बिड लगाई है। किसी भी कस्टमरी मैनर में आप कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। अगली मजेदार बात, क्या वो अंकल जी काला कोट पहन के आए थे अपनी बोली विड्रॉ कर सकते? देखो ये लिखी बात, बिडर जिसने 1000 की बोली लगाई में रिट्रैक्ट, कैंसिल कर सकते हैं अपनी बिड को जब तक कि तीसरा हथौड़ा ना पड़ जाए, ठीक है ना। अगली बात, वो अपनी ही पेंटिंग पर बोली लगाएंगे, जो मूवी में नहीं दिखाया, अपनी ही पेंटिंग पर बोली लगाएंगे
ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन उनको ये राइट एक्सप्रेसली बोलकर लिखकर अपना राइट रिजर्व कराना पड़ेगा, ठीक है, बाय ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, कि मैं खुद लगाऊंगा या मेरे बिहाफ पे मेरा कोई एजेंट आएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया ओमजे जगदीश के। सच अ राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व, ठीक है ना, द सेलर खुद, यानी कि वो अंकल जी ब्लैक कोट वाले, वो खुद, और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, या उनके बिहाफ पर वो आंटी जी जो मैंने आपको दिखाई कि भैया ये आंटी बोली लगाएंगी, मे बिड एट द ऑक्शन। सर बात समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगली बात देखो क्या लिखी है, इफ सेलर राइट इज नॉट एक्सप्रेसली रिजर्व, अगर सेलर ने अपने बिड करने का राइट को एक्सप्रेसली रिजर्व नहीं किया, तो मैंने आपको पहले बताया, तो भाई ये अनलॉफुल है, कोई अलाउ नहीं किया जाएगा ब्लैक कोट वाले अंकल जी को कि वो अपने ही सामान पर बोली लगाएं। अगर उन्हें बोली लगानी है तो उन्हें अपना राइट पहले ही क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। और आखिरी बात जो लिखी है, प्रिटेंडेड बिडिंग, ठीक है, चांद तारे लगाएंगे इसके ऊपर, प्रिटेंडेड बिडिंग के ऊपर। सरदार जी वाला एग्जाम्पल, अगर प्रिटेंडेड बिडिंग हुई और वो पकड़ी गई, तो सेलर मेक द प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल। अगर सरदार जी ने वो 800 रुपए में खरीद लिया और बाद में पता लगा ये तो बोली जबरदस्ती बढ़ाई गई है, तो सरदार जी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं। तो प्रिटेंडेड बिडिंग से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है, यानी जब सरदार जी कोर्ट जाएंगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। और एक और बात, अगर सामान, नॉर्मली सामान अगर बहुत महंगा होता है, यानी सामान अगर एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, तो भाई पहले से ही ऑक्शनर या जिसका सामान है वो एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, भाई इसका मिनिमम प्राइस इतना रखेंगे, इतने से बोली स्टार्ट करेंगे। अब भाई वो बताओ, इस पिक में तो या इस मूवी में तो क्या हुआ था, ऐसा कोई पहले से प्राइस फिक्स नहीं था, भैया बताओ कितने लगाओगे, भैया 100 से शुरू हुई 250 तक पहुंच गई, 50 से शुरू हुई 1000 तक पहुंच गई। अब मान लो सामान ही कितने रुपए का है, सामान है भैया 100 कलोल का, ज्वेलरी है कितने की है, 100 कलोल की ज्वेलरी है, राइट। और आप कह रहे हो बोली की शुरुआत होगी 0 रुपए से, 0 रुपए, 1 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपए 25 पैसे, है ना, 100 रुपया, 101 रुपया शगुन का। तो जज साहब ने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, 100 करोड़ का सामान है जिसकी मार्केट वैल्यू ही 100 करोड़ रुपए आज उस ज्वेलरी की, तो उसकी कीमत या उसकी बोली आप 0 से लगा दोगे। तो जज साहब ने कहा भैया अगर ऐसा होता है तो आपको एक रिजर्व प्राइस रखना पड़ेगा जिससे बोली स्टार्ट होगी। तो सेल में नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू द रिजर्व और अपसेट प्राइस, जिससे बोली स्टार्ट करेंगे। अब सर ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि वो अपसेट प्राइस और रिजर्व प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है। अब 100 करोड़ का सामान है तो हो सकता है वो दोनों डिसाइड करें, चलो भाई 80 करोड़ से शुरू करते हैं, या सेलर बोल रहा है जिसका सामान की बोली लग रही है वो बोल रहा है भाई 100 का तो मार्केट में बिकेगा, तो कम से कम 100 से तो स्टार्ट करो ताकि फायदा तो हो। तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि अपसेट प्राइस कितना होना चाहिए, पर हाँ होना जरूर चाहिए, 0 से कभी बोली स्टार्ट नहीं की जा सकती, ठीक है, समझ में आ गया ना बात। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो हमने एक ही मूवी क्लिप से कवर कर लिया, एक्चुअली में सेक्शन 64 यही कहता है। तो नालायकों यही फायदा होता है किसी वीडियो के थ्रू, क्लिप के थ्रू पढ़ने का, राइट। साइंटिफिकली एक बात प्रूव है, साइंटिफिकली, ठीक है, मेरी थ्योरी नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी है पूरी दुनिया में, कि सबसे पहली बात जब आप खुद पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप खुद पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको कि आपको 20 से 25% ही उस चीजों की अंडरस्टैंडिंग हुई है या याद रहा है। लेकिन अगर आप कोई बात को सुनते हैं, यानी मैं आपको पढ़ रहा हूं, बोलकर समझा रहा हूं, डिटेल में समझा रहा हूं, तो आपको वो याद रहेगा 50 to 70%, है ना, आप उसको बहुत ध्यान से अगर सुनेंगे तो। लेकिन अगर आप किसी बात को देखते हैं या फिर विजुलाइज करते हैं, या सामने किसी क्लिप को, मूवी को देखा और किसी मूवी के थ्रू, क्लिप के थ्रू आपने उस बात को समझा, तो साइंटिफिकली वो प्रूव्ड है कि 90% ये गारंटी है कि आपको वो चीज याद रहेगी। तभी आपने अगर कोई मूवी 6 या 7 क्लास में भी देखी होगी ना, आज से 5-6 साल पहले भी, तो भी आपको मूवी आज याद है, ठीक है, भाई मैंने देखा था, हाँ ऐसा इसमें ये हुआ था, है ना, हाँ ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट सीन था यार, ये वाली बात याद है, क्लाइमैक्स में ये हुआ था, बाहुबली में देखा तो बाहुबली में ऐसा हुआ था, समझ में ना बात। इसका मतलब क्या है कि जो चीज हम विजुलाइज करते हैं, जो चीज हम किसी मूवी फॉर्म में देखते हैं, हमारी आंखें, जिसे हम बोलते हैं ना 5 इंद्रियां हैं, है ना, आंखें, सेंसेस, राइट, सारे के सारे सेंसेस उस चीज को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो
तो आंखों के थ्रू आपके दिमाग में वो चीज फिट होती चली जाती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आपको समझा सकूं, राइट। अब कुछ बच्चे से 100% तक कैसे जाएगा? 100% तक एक ही तरीका है, उस वीडियो को या उस कॉन्सेप्ट को जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया उसको रिपीट करें, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज एक बारे में याद नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल ये जो मैं आपसे हमेशा पूछता हूं और बच्चों से, ये बताओ तुमने अपना मोबाइल नंबर कब याद किया, है ना? भैया मेरा मोबाइल नंबर 9958884455 है ना, आपको पता ही। ये नंबर मैंने कब याद किया, या आपने अपना नंबर कब याद किया? बैठ के रटा होगा याद नहीं। और मम्मी अभी खाना नहीं खा सकते, मेरे को नंबर याद करना 995888, ऐसे किया क्या? नहीं ना। पता क्या हुआ, आपने खुद वो नंबर किसी को दिया, ठीक है। फिर दूसरा बंदा है, भैया नंबर दे देना अपना, फिर वो नंबर किसी को दिया। तीसरा बंदा, यार मुझे याद नहीं, मोबाइल में चेक अपना ही नंबर देख के पढ़ के बताऊंगा। पता है वो नंबर क्यों याद हुआ आपको अपना? क्योंकि आपने उसे लोगों को बांटते हुए कई बार रिपीट किया है, रिपीट। अब जो चीज रिपीट कर दी ना आपने कई बार, है ना, वो आपकी अंतरात्मा तक पहुंच चुकी है और वो आप कभी उस वहां से निकाल ही नहीं सकते। जैसे आप थोड़ा स्ट्रेस देंगे आपको ऑटोमेटिकली वो याद आ जाएगा। यानी कि कोई बंदा इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, एवरेज है, ठीक है ना, सबके साथ एक ही थ्योरी चलती है, रिपीटेशन थ्योरी। जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपको चीजें याद होंगी। इसलिए जितना आप लॉ को रिपीट करेंगे, जितना आप सब्जेक्ट को रिपीट करते जाएंगे, ठीक है, उतना ही वो आपको गहराई तक याद होता चला जाएगा। फिर कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके खुद का मोबाइल नंबर। आपको कैसे याद हुआ है? सिर्फ रिपीट करने से। आपने स्ट्रेस नहीं दिया, क्या झटके मानूंगा, ऑटोमेटिकली याद हो गया। आपको खुद नहीं पता लगा, आपके दिमाग को खुद नहीं पता लगा, लेकिन आपका दिमाग उसे ऑब्जर्व कर चुका, मेरा नंबर ये है, ऑटोमेटिकली रिपीटेशन से वो याद हो चुका है। इसलिए 100% तक पहुंचने का एक ही तरीका है, रिपीट रिपीट रिपीट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट वाली थ्योरी आपको लगानी पड़ेगी। तो आई होप, उम्मीद होगी कि विजुअलाइजेशन से पढ़ने से यही फायदा होता। पूरा सेक्शन 64 उस क्लिप से आपको समझ में आ गया, राइट। अब देखो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, सत्संग समाप्त करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट का प्रवचन पढ़ते हैं। इसलिए देखो ये वीडियो या एक क्लिप मैंने आपको यहाँ पे भी लगा के दे रखी है, ठीक है ना, राइट। इसको देखने की जरूरत नहीं है, पिक से ही आपको समझ में आ रहा है। शिव गामनी जी कह रहे हैं बाहुबली, जीएसटी के बारे में कह रही है। जीएसटी वो बाहुबली है जो अब आ चुका है। अगर जीएसटी के बारे में अपने अकाउंट पे भी या पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी लगता है गुड्स पर, है कि नहीं बात? नाम ही क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये मत सोचना सर इसका नाम तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर, तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर नहीं है, ये क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा 2.5% लगा CGST, 2.5% लगा SGST। इसका मतलब क्या है? अगर नाम ही यहाँ पर गुड्स है, ठीक है, तो इसका मतलब सेल्स और गुड एक्ट तो इसके बारे में बात करेगा कि भाई टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, राइट। तो अगर हम बोले तो क्या होगा? सेक्शन 64 ये बोलता है इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज टैक्सेस इन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कि जीएसटी की अगर बात करें या कोई भी टैक्सेस जो गुड्स पर लगता है उसका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि जीएसटी के बारे में हम इंटर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बिना किसी टेंशन के, है ना। इंटर में इनकम टैक्स भी है और आपका ये जीएसटी भी है। बहुत मस्त एकदम मजेदार सब्जेक्ट है टैक्स का, आपके जो इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ क्या देखना है? इसके ओवरव्यू को देखना है कि भाई वेयर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है जी, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ जैसे कि 1 जुलाई को, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स का हैप्पी बर्थडे भी कब था? 1 जुलाई। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन सामान डिलीवर होना था, राइट, 1 अगस्त को। तो पता लगा इसके दौरान बीच में क्या हो चुका है? बीच में कुछ है ना हो चुका है, जैसे कि टैक्सेस इंक्रीज हो गए, या फिर जीएसटी का प्राइस घट गया, या फिर किसी गुड्स पर जीएसटी नहीं था, ठीक है ना। जैसे कि किताबें, अगर आप देखो तो जो किताबें हैं आपकी, है ना, चाहे वो आईसीआई से आई हो चाहे कहीं से भी आई हो, किताबें जो हैं इन पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है ना, राइट। स्कूल के बैग्स हो गए, बेसिक नेसेसिटीज हो गई, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो पता लगा जीएसटी लगा दिया, जीएसटी न्यू इंपोज कर दिया। या फिर क्या हुआ? आपका जो गुड्स बेचा जा रहा है उस पर पहले तो जीएसटी था, जब 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट किया
तब जीएसटी लगता था, लेकिन जब सामान डिलीवर होना था तो जीएसटी को क्या कर दिया गया, जीएसटी डिलीट कर दिया गया। चारों में से कोई बात हो सकती है, ठीक है। यानी इस दौरान, इस एक महीने के बीच में या तो जीएसटी बढ़ गया, या तो जीएसटी बढ़ गया, या फिर जीएसटी गिर गया, या फिर जीएसटी गिर गया, या फिर पहले जीएसटी था ही नहीं हमारे गुड्स पर, क्योंकि वो जीएसटी एग्जम्प्टेड, जीएसटी माफ वाला गुड्स था, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया, या फिर जो गुड्स पे जीएसटी लगा हुआ था पहले से, जीएसटी कैंसिल कर दिया, उसके ऊपर से जीएसटी हटा दिया। ऐसा अगर चारों में से कुछ भी हुआ है, ठीक है ना, राइट, इम्पोज्ड लगाना, लागू करना, ठीक है नी, इंक्रीज, डिक्रीज और रेमिट, जीएसटी को हटा देना अगर पहले से लगा हुआ है किसी भी गुड्स के बारे में, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा टैक्स रिवीजन हैज टेकन प्लेस। टैक्स क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद रिवाइज हो चुका है। तो इसके बेस पर हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस को, है ना, लगाना पड़ेगा, अगर घटा है तो घटाना पड़ेगा, डिलीट हुआ है तो डिलीट करना पड़ेगा। तो देखो ये बात लिखी है, पार्टीज वुड बिकम एंटाइटल्ड टू रिवाइज द प्राइस। आपको अपने प्राइस को फिर से करना पड़ेगा, रीशेड्यूल करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली, जीएसटी या कोई भी टैक्स उस गुड्स पर लग रहा है, उस गुड्स के टैक्सेस के अकॉर्डिंगली। अब बायर को इससे नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। बायर वुड हैव टू पे इंक्रीज प्राइस, ठीक है ना, अगर टैक्स बढ़ा है, मे डिराइव द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स और कर्टेल्ड, अगर टैक्स को खत्म ही कर दिया गया उस प्रोडक्ट के ऊपर तो फिर टैक्स देना ही नहीं है। घटाया है तो घटाने के मजे मिलेंगे और बढ़ाया है तो नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सेलर क्या करेगा, एड द इंक्रीज टैक्स इन द प्राइस, राइट। अब इट इज ओपन टू द पार्टीज टू स्टिपुलेट एनीथिंग रिगार्डिंग द टैक्सेशन, यानी कि वो पार्टीज आपस में क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है टैक्सेस के बारे में। कैसे, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे मान लो टैक्स था 10%, आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया टैक्स अगर बढ़ा, राइट, तो भैया आप ही झेलोगे, मैं नहीं दूंगा। टैक्स अगर घटा तो ठीक है, तो आप आगे कम टैक्स जमा कर देना, मैं टैक्स का पैसा आपसे वापस नहीं मांगूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे लिखोगे आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रोविजन हाउएवर इज एक्सक्लूडेड बाय एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, बढ़ने घटने का इफेक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर कह सकते हैं भैया टैक्सेस का बढ़ना, टैक्सेस का घटना अब हमारे गुड्स पर नहीं लगेगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो हो गया जिस प्राइस पर, हम तो उसी प्राइस पर लेन देन करेंगे। टैक्स बढ़ा घटा तो बायर सेलर का जिसका नुकसान है वो झेल लेगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल, एक्स एग्री टू सेल द गुड्स टू वाई फॉर ₹5 लाख। 5 लाख में टैक्स भी इंक्लूड है, समझ रहे हो बात को, राइट। कितने रुपए का, 50,000 रुपए का। पेमेंट देनी थी 1 साल के बाद, सॉरी, बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट अराइव, यानी कि जैसे ही डेट ऑफ पेमेंट आने वाली थी उससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स के रेट को रिवाइज कर दिया, ठीक है। ड्यूटीज इंक्रीज अप टू द 70,000, यानी कि जो टैक्स की ड्यूटी थी वो कितने रुपए से बढ़ा दी, 7,000 तक पहुंचा दी, यानी 20,000 रुपए इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ड्यूटी को यहां समझ लो, फिलहाल समझने के लिए, ड्यूटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्स, जो किसके ऊपर लगता है, गुड्स के ऊपर लगता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात, हेयर कंक्लूडेड दैट बायर हैज टू पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि भाई मैं टैक्सेस के बारे में कोई बात नहीं करूंगा बाद में, तो फिर बायर को 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी टोटल प्राइस का बैठेगा 5,20,000। आइयो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों देखो, एक चीज जो आपने कई बार एक्ट के अंदर, है ना, यूज होती हुई देखी, है ना, जिसके बारे में हमने बार बार बात किया कि भाई ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, ये बिल होता है, देखते हैं उसमें ज्ञान की बात क्या छुपी है। देखो, 2 चीजें हैं हमारे सामने, 2 चीजें समझना ध्यान से बिना किसी टेंशन के। एक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एक है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, एक मैंने क्या हाईलाइट कर रखा है, ऑफ, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और एक क्या है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ठीक है। ध्यान समझेंगे ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है,
ठीक है, सुनने ध्यान से, दीज आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, यानी कि अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की, तो जितने भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में बिल के नाम आएंगे या कुछ सर्टिफिकेट्स आएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाते सिर्फ डिलीवरी के थ्रू, यानी कि उनके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता, ठीक है ना, राइट। एग्जैक्टली अगर देखें तो किसी भी पर्सन का या ओनर का नेम उस पे नहीं लिखा होता, ठीक है जी बात। उसको पता क्या मानते हैं, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें उसको बियरर मानते हैं। बियरर मतलब जिसके हाथ में है वो उसका, यानी कि ये 5 चीजें ऐसी आती हैं जिनको हम बियरर इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं, और जिसके हाथ में वो होगा तो मान लिया जाएगा जो सामान ट्रक से आ रहा है, जो सामान शिप से आ रहा है, या जो सामान रेलवे से आ रहा है, वो सामान उसको दिया जाएगा जिसके हाथ में वो होगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारे करेंसी नोट पर लिखा होता है, ठीक है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो करेंसी नोट पर देखो ये लिखा, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये लिखा होता है, मैं धारक को, है ना, 500 रुपए देने का वादा करता हूं, लिखा होता है ना, राइट। हर नोट पे लिखी होगी ये बात जो ये लिखी है, राइट। या फिर इंग्लिश में क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज, मैं 500 रुपए देने का उसको वादा करता हूं, ठीक है, जो गवर्नर साहब है उनकी लैंग्वेज है ये, जिसके पास ये होगा, जो इसका बियरर होगा, यानी जिसके हाथ में उसका, यानी जिसको पाया उसका। अगर ये 500 का नोट पड़ा मिल गया आपको, तो ये मान लिया जाता है कि भाई आपके पास है ना, तो हम ये मान लेंगे आपका ही है ये। ऐसे ही ये पांचों के पांचों टाइटल या डॉक्यूमेंट जिसके पास होंगे, है ना, ये मान लिया जाएगा इन टाइटल पर, इन डॉक्यूमेंट्स पर जिसका भी नाम लिखा नहीं है या जिसके भी गुड्स हैं। ऐसे ही जिनके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है ना, ये पांचों डॉक्यूमेंट होंगे, मान लिया जाएगा जो सामान आ रहा है ट्रक से, शिप से, वो उसी का है और उसी को दिया जाएगा जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। समझ ना बात। तो ये बहुत संभाल के रखने वाले हैं, पता लगा वो डॉक्यूमेंट खो गया तो किसी ने उठा लिया और वो पहुंच गया तो वो उसको दिया जाएगा, वो उसका ओनर माना जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से, पहला बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, समझ में ना बात, जो हमने कई बार इस्तेमाल किया इसमें कि भाई एक ऐसा बिल जिससे पता लगेगा इतना सामान आ रहा है और जा रहा है। डॉक वारंट, ठीक है ना, डॉक वारंट क्या है, यानी कि पहले देखो डॉक का मतलब क्या है। डॉक मतलब होता है ह्यूमन, है ना, मेड स्ट्रक्चर टू हैंडल शिप, यानी कि इंसान क्या करता है, एक रोड टाइप बना देता है समुद्र के ऊपर, और यहां पर क्या होते हैं, शिप खड़े रहते हैं हमारे, राइट, उनको हम हैंडल करते हैं, शिप 1, ठीक है जी बात, टाइटैनिक आ गया, राइट, तो उसे बोलते हैं डॉक। अब जिसका शिप आया है और जिसका सामान उस डॉक पर रखा है, उस पटरी, डॉक को हिंदी में बोल दो, पटरी पे रखा है समुद्र किनारे, उसका एक वारंट मिलता है, यानी उसका एक पेपर मिलता है जिसपे लिखा होता है कि इस डॉक पर सामान को उस पर्सन को दे देंगे जिसके पास ये वारंट होगा, जिसे हम नाम देंगे डॉक वारंट। तो डॉक वारंट क्या है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है। अगला देखो वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, नाम से पता लग रहा है वेयर हाउस, यानी कि गोडाउन, जिसका गोडाउन है और आपका सामान उसके गोडाउन में रखा हुआ है, तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसपे ये लिखा होगा ये सामान इतनी क्वांटिटी में मेरे गोडाउन में रखा है। तो जो भी वो पर्चा लेके जाएगा, जो भी वो सर्टिफिकेट लेके जाएगा, उसको वो सामान मिल जाएगा। तो जिसके हाथ में वो सर्टिफिकेट होगा, वेयर हाउस कीपर जो होगा, यानी वेयर हाउस का जो मालिक होगा, देख रेख करने वाला होगा, वो उसको दे देगा जिसके पास वो सर्टिफिकेट है। अगला कौन आता है, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, अब देखो सबसे पहली बात, वॉर फिंगर कौन है पहले समझेंगे। वॉर फिंगर कौन है, वॉर फिंगर है ना, वो पर्सन है जो वॉर की, WHAR, जो वॉर की देखरेख करता है और जो उसकी देखरेख करते टाइम पर ये देखता है कि वहां पर किसका सामान रखा है, ठीक है। अब कीपर ऑफ वॉर, तो वॉर क्या होता है सर, वॉर इज शोर ऑफ द बैंक, यानी समुद्र का या सी का किनारा, ठीक है ना, किनारा, गाना गाते हुए सागर किनारे दिल ये पुकारे, ठीक है। तो समुद्र का किनारा, सागर का किनारा या सी का किनारा, राइट। तो वॉर मतलब शोर ऑफ द बैंक
और कीपर मतलब जो किनारा है, जो जगह है उसकी देखरेख जो करने वाला, उसे बोलते हैं वॉर फिंगर। अब वॉर फिंगर क्या देगा? वॉर फिंगर देगा जी आपको एक सर्टिफिकेट, तो उसे हम बोलेंगे वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ? सर्टिफिकेट का मतलब हुआ ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसपे वॉर फिंगर ये लिख के देता है कि उसने आपके गुड्स क्या कर रखे हैं? होल्ड कर रखे हैं। आप जब भी ये सर्टिफिकेट, मेरा वॉर फिंगर का सर्टिफिकेट लेके पहुंचेंगे तो वॉर फिंगर वहां की देखरेख करने वाला उस सर्टिफिकेट को देखकर आपका सामान आपको दे देगा। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। और रेलवे रिसिप्ट तो कुछ डिटेल में समझाने वाली बात ही नहीं है। रेलवे रिसिप्ट, जब ट्रेन से सामान आएगा, मालगाड़ी से आएगा सामान, तो फिर उसकी रिसिप्ट बनेगी जिसे हम बोलेंगे रेलवे रिसिप्ट। दूसरा वर्ड क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ये बोलता है, शोइंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम लिखा होगा, नाम। शोइंग टाइटल यानी हम यहां लिख सकते हैं समझने के लिए शोइंग नेम, उसमें आपका नाम लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? शेयर सर्टिफिकेट। देखो क्या लिखा है, इट शोन द पर्सन हु इज एंटाइटल टू द शेयर बट नॉट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। यानी कि क्योंकि उस पर आपका नाम लिखा है, ठीक है, जिसका नाम उसके ऊपर लिख दिया गया, तो आप उसे बाय डिलीवरी ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते। मतलब वो सर्टिफिकेट मैं किसी और को हाथ से पकड़ नहीं सकता, भाई ये ले सर्टिफिकेट, आज से शेयर तेरे हुए, नहीं, क्योंकि उसमें नाम लिखा होगा। तो मैं किसी को पकड़ाऊंगा तो उसको अपना नाम चेंज कराना पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोला गया? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में जो सिर्फ शो करता है किसका टाइटल है, उसमें आप उस सामान के सर्टिफिकेट को किसी को एवे ही डिलीवर नहीं कर सकते, यानी वो बियरर नहीं होता। ठीक है, कई बार आप देखोगे तो ये दो वर्ड कई बार लिखे आ जाते हैं, तो ये एक्चुअली में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल नहीं होते। ये सिर्फ क्या होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट होते हैं। तो परफॉर्मा इनवॉइस या मेट रिसिप्ट, ये दोनों नाम के क्या है? पर्ची है, पर्ची। सिर्फ भैया ये तो पर्ची है कि हाँ भाई नॉर्मली स्लिप काट के दे दी, ठीक है, पर्ची कह दो या स्लिप कह दो कि भैया ये तो स्लिप काट के दे दी आपको कि भाई ये सामान आया है। लेकिन परफॉर्मा इनवॉइस को और मेट रिसिप्ट को आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नाम नहीं देंगे। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि इन दोनों की क्या रेलिवेंसी है। सिंपल सी बात, शॉर्ट में, ये बियरर है, जिसके हाथ में होगा सामान उसका ही माना जाएगा, वो बियरर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उस पर नाम लिखा होता है, इसलिए किसी को देने से उसका गुड्स है ना नहीं बनेगा। ये था आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस। अब आप कभी गलती नहीं कर सकते, और ये बात ध्यान रखना, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। तो बहुत ही शानदार बात बोली है, राइट। इसके बाद ये कुछ सत्संग की बातें हैं, इसको आप पढ़ ही चुके होंगे ध्यान से। लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे की बात है, जैसे जैसे आपके एग्जाम करीब आते जाएंगे, आपकी अंतरात्मा, ठीक है, आपकी अंतरात्मा ये बोलेगी कि भाई नहीं हो पा रहा, मुश्किल लग रहा है। कितना ही मुश्किल लगे, कितना ही आपको डर लगे, कितना ही अंतरात्मा आपकी घबराए, ये बात जरूर याद रखना जो मैं आज आपको बता रहा हूं। डोंट क्विट, क्विट नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री डजंट टॉक अबाउट क्विटर्स। इतिहास कभी भी भागने वालों की बात नहीं करता, राइट। देखो क्या लिखा है, when things go wrong as they sometimes will, कभी जब समय गलत होता है, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी कुछ गलत होने लगता है हमारे साथ, हम घबराते हैं। when road you are turning seems all uphill, जिस रोड पे आप जा रहे हैं आपको लग रहा है बहुत है ना अप एंड डाउन है, बड़ा मुश्किल रोड है। when the funds are low and debt are high, ये तो कॉमर्स की बात है, फंड्स आपके कम है और आपको लग रहा है डेट मेरे बहुत सारे हैं। and you want to smile but you have to shy, है ना, आपको स्माइल करने की आदत है, आप करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं आपकी अंतरात्मा बहुत घबराई हुई है। रेस्ट लें जितना लेना है, फिर से तैयारी करें, अगले दिन उठें और नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ उठें, लेकिन क्विट ना करें। डोंट यू क्विट। ऑफन द गोल्स आर नियर देन इट सीम्स टू अ फेंट एंड फैटरिन मैन। ऑफन द गोल्स आर नियर, कई बार पता क्या होता है, गोल आपका टारगेट आपके बहुत करीब है, रैंक ला सकता हूं मैं, टॉप कर सकता हूं, बहुत करीब है, लेकिन हम घबरा रहे होते हैं। ऑफन द स्ट्रगल हैज गिवन अप, और क्या होता है कई बार फिर हम घबरा कर स्ट्रगल को छोड़ देते हैं।
मैंने कहा स्ट्रगल कभी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। इवन आपको पता है कि आप विक्ट्री कब ले सकते हैं, एंड ही लर्न टू लेट व्हेन द नाइट स्लिप डाउन। और ये बात आपको तब पता लगती है जब वो बीत जाता है ना। जब आप वापस आते हैं एग्जाम देकर तो आपको लगता है यार ये तो बहुत आसान पेपर था, ये तो मैं कर लेता, अगर मैं आखिरी के हफ्ते थोड़ा और एफर्ट लगाता तो मैं ये कर लेता। एग्जाम से 2 दिन पहले जो मैं टेंशन में रोकर, है ना, कोई इसमें कोई बुराई बात नहीं है, रोने में कोई बुरी बात नहीं है। जब एग्जाम होते हैं तो अंदर से रोना आता है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, पर्सनली अभी दोस्ती तो हो चुकी है, मैंने खुद अपने एग्जाम में कई बार कई रातों को रोया हूँ, ठीक है। और ये सी बात आप अपने मम्मी पापा से, दोस्त से भी नहीं कह पाते, उन्हें लगेगा यार बुज़दिल टाइप का इंसान है। तो रोने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाउ डज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन, बस आपको ये उम्मीद होनी चाहिए आज मैं कितना करीब था, उस अफसोस पे नहीं जाना। लेकिन एंड नाउ एंड यू कैन नेवर टेल हाउ क्लोज यू आर, आप अपने आप को ये नहीं बता पा रहे कि कितने करीब हैं आप अपने टारगेट के, कितने करीब हैं। रो, परेशान हो, लेकिन क्विट मत करना, ठीक है। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार, इट मे बी नियर, बहुत करीब है आपका टारगेट, बस कुछ ही दिनों दूर है, ठीक है ना, बहुत नियर है। आपको लगता है यार बहुत दूर है, मैं मेरे से हो नहीं पा रहा, पर वो सच में बहुत करीब है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर एट द हार्डेस्ट हिट, स्टिक टू द फाइट, ठीक है। लड़ते रहिए, बस लड़ते रहिए। आपको, है ना, बहुत हार्डेस्ट हिट भी लगाओ ना सामने वाले से, किताबों से, है ना, खुद से, दुनिया से, परेशानी से, कितना ही जोर के आपको हिट लगाओ, लड़ना नहीं छोड़ना, लड़ना नहीं छोड़ना। इट्स व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स देन यू मस्ट नॉट क्विट, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, इससे बुरा मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, और ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या होगा मेरा। तब इतनी खतरनाक सिचुएशन में आके तब आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, और कसम है, यू मस्ट नॉट क्विट। बस आपको तब क्विट नहीं करना, किसी भी हालत में किसी भी तरीके से लड़ते रहना है, ठीक है। लड़ाई जारी रखनी है अंतिम एग्जाम के अंतिम क्षण, अंतिम सेकंड तक। तो उम्मीद है ये जोश की बात, है ना, और ये रात की बात आपको समझ में आई होगी कि जान चली जाए चाहे अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा और जीत हासिल करके ही रहूंगा। यू मस्ट नॉट क्विट। तो मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो चलता हूं, दुआओं में याद रखें।